दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। मैं संतोष कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि मालदीव का बायकॉट कर देना चाहिए, बायकॉट मालदीव। अब सवाल यह है कि आखिर मालदीव का बायकॉट क्या भारत सरकार को भी करना चाहिए? क्योंकि जो खबरें आप लोग सुन रहे हैं वो बायकॉट मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, लोगों के द्वारा किया जा रहा है। क्या भारत सरकार का भी सोच ऐसा ही होगा? जाहिर सी बात है, भारत सरकार का सोच ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत का जो समुद्री पड़ोसी है, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में ये जो टापुओं का समूह है, 1200 टापुओं का समूह है, ये भारत के सुरक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में चीन का प्रभाव मालदीव पर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो चलिए पूरा विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि मालदीव के साथ अपने संबंधों को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। नेपाल का एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में नेपाल भारत का संबंध में काफ़ी गिरावट आया है, तो वहाँ से सबक लेते हुए मालदीव के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैप के माध्यम से कुछ बहुत ही बेसिक बातों को समझते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे भारत का भी ये दक्षिणी भाग है, और ये केरल स्टेट है। ये वाला ये जो लोकेशन दिख रहा है आपको, ये केरला है। केरल के लगभग सामने, यानी केरल के लगभग पश्चिम साइड में जो समुद्र है, इस समुद्र में स्थित है लक्षद्वीप। यहाँ लगभग 36 टापू हैं, 36 द्वीप है, आइसलैंड है। और इसका जो सबसे दक्षिणी भाग है, यानी जो 36 द्वीप यहाँ पर है केरल के लगभग सामने, उसमें सबसे दक्षिण में है मिनिकॉय द्वीप। इसके अगर पूरा नीचे आ जाते हैं, मालदीव से भी नीचे, तो यहाँ पर हिंद महासागर है। ये चूंकि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के पश्चिम साइड में है एएस यानी अरबियन सागर, जबकि लक्षद्वीप के पूरब में लक्षद्वीप सागर है। लक्षद्वीप सागर का शुरुआत कर्नाटका का जो अंतिम हिस्सा है, लगभग यहाँ से ही लक्षद्वीप सागर का शुरुआत हो जाता है, जो मालदीव के नीचे तक लगभग विस्तृत है। अगर मालदीव की बात किया जाए तो मालदीव के पश्चिम साइड में हिंद महासागर है, जबकि मालदीव के पूरब साइड में लक्षद्वीप सागर का ही विस्तार है, और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, और ये श्रीलंका है। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाला यहाँ पर जो समुद्र है, उसको एक नाम दे दिया गया है 9 डिग्री चैनल। ये पूरा का पूरा मालदीव है। अगर मालदीव की लंबाई की बात किया जाए तो मालदीव का उत्तर से दक्षिण तक कुल जो विस्तार है 871 किलोमीटर का है। इसके बाद अगर बात करें लक्षद्वीप और मालदीव के एरिया का, तो लक्षद्वीप का जो एरिया है लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि मालदीव का जो एरिया है लगभग 300 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी लक्षद्वीप की तुलना में लगभग 10 गुना बड़े साइज का मालदीव है। तो चूंकि हाल ही में प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप के दौरा पर थे, वहाँ की जो समुद्री तट है उसको पूरी दुनिया ने उनके माध्यम से देखा, और यहाँ का जो समुद्री तट के नज़दीक जो पानी है एकदम ब्लू कलर का पानी था। मालदीव का जो समुद्री बीच है वहाँ का भी समुद्री पानी ऐसा ही है। हाँ, एक बात तो तय है कि मालदीव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है यहाँ पर टूरिज़्म को लेकर, वो कहीं बेहतर है लक्षद्वीप के तुलना में। लेकिन इन फ्यूचर आने वाले समय में चूँकि भारत सरकार का यहाँ पर ध्यान भी है, तो उम्मीद यही है कि यहाँ भी टूरिज़्म का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। जो भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह का फैसिलिटी मालदीव में है, उससे भी बेहतर फैसिलिटी बहुत ही जल्द यहाँ भी उपलब्ध हो पाएगा, ऐसा उम्मीद किया जाना चाहिए। तो ये तो कुछ क्षेत्रफल की बात हो गया। अब देखिए, चूँकि थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि मालदीव भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मालदीव का कैपिटल कहाँ है? मालदीव का कैपिटल है माले। के ऊपर बगल में एक टापू है, एक द्वीप है, जिसका नाम है फैदू फिनलो, और यहाँ पर चीन ने नेवल बेस बनाना शुरू कर दिया है, नेवल बेस। और ये जो तस्वीर आपको अभी दिख रहा है, ये तस्वीर 2020 का है, ये सैटेलाइट इमेज है। हालांकि चाइना अगर इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करता है तो वो चाहता है कि उसकी कोई भी तस्वीर दुनिया के सामने ना जाए, लेकिन फिर भी सैटेलाइट इमेज इसका उपलब्ध है। ये 2020 का है। चूँकि ये जो तस्वीर है ये तो 4 साल पहले का है। अगर अभी की बात किया जाए तो जाहिर सी बात है वहाँ पर नेवल ऑपरेशन स्टार्ट भी हो गया होगा। अब चाइना की अगर अभी की स्थिति की बात किया जाए कि चाइना का किस तरीके का, चीन का किस तरीके का प्रभाव है, तो चूंकि अभी मालदीव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की सरकार है, मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू। ये प्रो चाइना पार्टी है, और ये पूरा का पूरा जो मालदीव का अभी का सरकार है ये चाइना के गोद में बैठा हुआ है। चीन का अगला कोशिश क्या है मालदीव में, चूंकि एक नेवल बेस उसने ऑलरेडी बना रखा है। हालांकि दुनिया के सामने वो इस बात को रिवील नहीं करता है, उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सैटेलाइट इमेज से भी
इस बात की पुष्टि होती है। चूंकि चीन के द्वारा फैदू फिनलोह में नेवल बेस तो बना ही दिया गया है, अब चाइना आगे क्या करना चाहता है, चाइना का 2024 में क्या प्लानिंग है मालदीव में। तो चीन का सबसे बड़ा प्लानिंग मालदीव में यह है कि वो न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बी के लिए एक बेस बनाना चाहता है। अगर चाइना ऐसा करने में सफल हो जाता है तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर खतरा होने वाला है। आप इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जो फैदू फिनलोह द्वीप है, इसका T4 तिरुवनंतपुरम, जो भारत के दक्षिणी हिस्सा का ये जो शहर है केरल में तिरुवनंतपुरम, यहाँ से फैदू फिनलोह जहाँ पर चाइना का नेवल बेस है, N फॉर नेवल, B फॉर बेस, तो यहाँ से इसका दूरी मात्र 589 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं चीन की नेवी भारत से कितना नज़दीक आ चुका है। और चूंकि चीन का जो नेक्स्ट टारगेट है न्यूक्लियर सबमरीन बेस स्थापित करना मालदीव में, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत मालदीव के बीच अच्छा संबंध होना क्यों जरूरी है। क्योंकि भारतीय सरकार का फिलहाल यही कोशिश है कि चीन यहाँ पर यानी मालदीव में न्यूक्लियर सबमरीन का बेस न बना पाए। ये तभी संभव हो पाएगा जब भारत मालदीव का संबंध अच्छा हो, बेहतर हो, और साथ ही साथ भारत का इम्पैक्ट भी मालदीव के ऊपर हो। देखिए, एक बात आपको समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से मालदीव के 3 मंत्रियों के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी का खिंचाई किया गया, उनके बारे में नकारात्मक बातें बोली गई, और साथ ही साथ भारतीय सनातन परंपरा के विरुद्ध भी बातें बोली गई। उसके बाद हालांकि मालदीव का सरकार बैकफुट पर है, वहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी भारत का सपोर्ट कर रही हैं। ये जो 3 लोग दिख रहे हैं, अब कायदे से क्या करना चाहिए? कायदे से ये करना चाहिए, भारत को मालदीव के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, और मालदीव से क्या करवाना चाहिए? मालदीव से ये करवाना चाहिए कि तुम भाई, तुम्हारा जो सिस्टम है कोर्ट का, तुम्हारा जो न्यायालय है, उसके माध्यम से इन तीनों को सजा दिलवाओ। ये सबसे सटीक सॉल्यूशन होगा। अब सोशल मीडिया पर जो भी बातें कही जा रही हैं कि मालदीव को बैकफुट पे लाना, ये उचित नहीं होगा। इन 3 लोगों को अच्छा खासा पनिशमेंट मिलना चाहिए मालदीव के कोर्ट के द्वारा। ये एक सटीक कदम होगा। दोस्तों, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भारत और मालदीव के बीच किस तरह का रिलेशन है, और साथ ही साथ चीन और मालदीव के बीच किस तरह का रिलेशन है, तो इसको समझने के लिए जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो वहाँ के लीडर्स हैं मालदीव को, उनको थोड़ा सा समझना होगा। तो चलिए पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर और आगे बात करेंगे। अगर मालदीव की बात किया जाए तो मालदीव में 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, 2 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी हैं। एक है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी PPM, जिसकी अभी सरकार है, और इसी पार्टी के एक नेता हैं मोहम्मद मुइजू, जो मालदीव की अभी राष्ट्रपति हैं। और ये जो पार्टी है ये प्रो चाइना पार्टी है। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के जो सबसे बड़े नेता हैं उनका नाम है अब्दुल्ला यमीन, जो 2019 से ही मालदीव के जेल में है। अब्दुल्ला यमीन यानी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के सबसे बड़े नेता हैं अब्दुल्ला यमीन, जो 2019 से ही मालदीव के जेल में है। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं वहीद हसन, और मोहम्मद मुइजू की अगर बात किया जाए तो वो अभी फ़िलहाल वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए, अगर बात किया जाए जो इलेक्शन हुआ, सितंबर 2023 में इलेक्शन हुआ, जिसके बाद मोहम्मद मुइजू वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो चूंकि इलेक्शन के पहले PPM जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है, जो प्रो चाइना पार्टी है, जो चीन को समर्थन करने वाली पार्टी है, उसने उम्मीदवार किसको बनाया? उसने उम्मीदवार वहीद हसन को नहीं बनाया। कायदे से वहीद हसन को उम्मीदवार बनाना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद मुइजू कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था PPM में। चूंकि अब्दुल्ला यमीन तो जेल में है, तो कायदे से वहीद हसन को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। लेकिन फिर भी उम्मीदवार किसको बनाया प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव ने? मोहम्मद मुइजू को। क्यों बनाया? चीन के कहने पर बनाया, क्योंकि चीन को पता था कि चूंकि हम प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वहीद हसन को उस पार्टी का उम्मीदवार बनाते हैं, वहीद हसन अगर राष्ट्रपति बनते हैं, तो चूंकि ये काफ़ी अनुभवी नेता हैं, हो सकता है कि हमारी सारी बातों को वो न माने, जबकि मोहम्मद मुइजू इनकी तुलना में काफ़ी यंग है, तो उन पर कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। तो इसी वजह से इलेक्शन के पहले ही PPM का उम्मीदवार चीन के द्वारा मोहम्मद मुइजू को बनवाया गया था। उसके बाद है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का शॉर्टकट हो गया MDP, और इसको प्रो इंडिया पार्टी माना जाता है। यानी ये पार्टी भारत के साथ अच्छे संबंधों में विश्वास करती है। चूंकि मोहम्मद मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं दिसंबर 2023 में, उनका शपथ ग्रहण हुआ था 2023 में दिसंबर में। अगर बात किया जाए इलेक्शन का, तो वो सितंबर में हुआ था। उसके पहले, मुइजू के पहले जो वहाँ प्रेसिडेंट थे मालदीव के, वो इब्राहिम सोलिह थे, जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। यानी MDP के नेता थे इब्राहिम सोलिह,
जो मोहम्मद मुइज़ू के पहले राष्ट्रपति थे। और एमडीपी पार्टी को प्रो इंडिया पार्टी कहा जाता है, यानी भारतीय सरकार को ये सपोर्ट करने वाली पार्टी है। इस पार्टी का उद्देश्य भारत के साथ अच्छे संबंध को बनाने में है। इस पार्टी के अगर सबसे बड़े नेता की बात किया जाए तो वो मोहम्मद नशीद हैं। और मोहम्मद नशीद अभी कहाँ हैं? तो मोहम्मद नशीद 2018 से ही श्रीलंका में हैं। वो श्रीलंका भाग गए थे, यानी मालदीव से 2018 में ही मोहम्मद नशीद श्रीलंका भाग गए थे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कार्यकाल बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना। 2013 से 2018 तक अब्दुल्ला यमीन का यहाँ पर सरकार रहता है। और जाहिर सी बात है ये प्रो चाइना नेता रहे हैं, यानी चीन के समर्थन में इन्होंने बहुत कुछ किया था। आगे आपको मैं बताऊंगा इन्होंने क्या क्या किया था। उसके बाद 2018 से 2023 तक इब्राहिम सोलिह और 2023 दिसंबर से मोहम्मद मुइज़ू वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चूँकि 2013 से 18 तक अब्दुल्ला यमीन का शासन था। विपक्ष में कौन थे? विपक्ष में थे मोहम्मद नशीद। 2013 से 18 तक अब्दुल्ला यमीन क्या कर रहे होंगे? ये प्रो चाइना नेता हैं, यानी चीन के सपोर्ट में बहुत सारा कार्य वहाँ पे कर रहे होंगे। उस दौरान इनके विपक्ष में कौन था? मोहम्मद नशीद। मोहम्मद नशीद इंडिया के सपोर्टर हैं। चीन अब्दुल्ला यमीन से क्या करवाएगा? चीन अब्दुल्ला यमीन से ये करवाएगा कि मोहम्मद नशीद को तुम फंसा दो, मोहम्मद नशीद को जेल भेजो, क्योंकि वो इंडिया का सपोर्टर है। तो अब्दुल्ला यमीन क्या करते हैं? अब्दुल्ला यमीन इनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगवा देते हैं कोर्ट से, यानी कि न्यायालय से। उसके बाद मोहम्मद नशीद को 2018 में जेल हो जाता है। 2018 में ही चूँकि वहाँ इलेक्शन होना था, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था 2018 में, तो इलेक्शन के पहले ही मोहम्मद नशीद को जेल का सज़ा हो जाता है। और मोहम्मद नशीद जेल नहीं जाते हैं, ये भाग जाते हैं मालदीव से, ये श्रीलंका भाग जाते हैं। और 2018 से ही मोहम्मद नशीद श्रीलंका में हैं। अब देखिए 2018 में वहाँ पर इलेक्शन होता है। 2018 में जो इलेक्शन हुआ तो अब्दुल्ला यमीन को उम्मीद था कि हमारी सरकार का जीत होगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं। अब क्यों ऐसा नहीं हुआ उस पर भी थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 2018 का। 2018 की अगर बात किया जाए तो 2018 में दो पार्टी सामने था, आमने सामने, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। चूँकि अब्दुल्ला यमीन जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के थे वो तो मालदीव में ही थे, लेकिन सवाल ये है कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता हैं मोहम्मद नशीद, वो तो श्रीलंका भाग गए हैं। तो आखिर यहाँ पर चुनाव कौन लड़ता उनके पार्टी से? तो मोहम्मद नशीद ने डिसाइड किया कि इब्राहिम सोलिह हमारे पार्टी के कैंडिडेट होंगे। और इस तरीके से इब्राहिम सोलिह वहाँ पे खड़ा होते हैं और इलेक्शन होता है। और इलेक्शन में इब्राहिम सोलिह की जीत होती है, यानी इनके पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिलता है। और इस तरीके से इब्राहिम सोलिह 2018 में प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको अब ये बताता हूँ कि किस तरीके से मालदीव में, ये जो मालदीव है यहाँ पर एंटी इंडिया कैंपेन चीन के द्वारा चलाया गया। इसको भी चलिए ईयर वाइज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2013 से 18 की। 2013 से 18 के बीच किस तरीके से चीन ने मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ाया। 2013 से 18 के बीच में मालदीव के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यमीन। अब्दुल्ला यमीन के दौरान चीन ने यहाँ पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया। और चूंकि चीन का ये एक नेचर रहा है कि किसी भी देश को अगर कंट्रोल में करना है तो वहाँ भारी भरकम निवेश करना होगा, उस देश को भारी भरकम पैसा देना है और वहाँ के जो भी पॉलिटिकल पावर हैं उसको पैसा खिलाना। तो अब्दुल्ला यमीन और इनके पार्टी जो पीपीएम है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, इसको भारी भरकम पैसा खिलाना शुरू करता है चीन। और इस तरीके से मालदीव में अपना प्रभाव वो बढ़ाना शुरू करता है। चीन के द्वारा क्या किया गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे फैदू फिनलो आइसलैंड, ये जो द्वीप है इसके बारे में थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया। यहाँ पर चूंकि चीन ने अपना नेवी का बेस बना दिया है, सैटेलाइट इमेज भी इस बात की पुष्टि करती है। चीन ने जब अब्दुल्ला यमीन का शासनकाल था, ये फैदू फिनलो आइसलैंड एफएफ आइसलैंड को 50 वर्ष के लीज पे लिया 2016 में, यानी 2066 तक के लिए। यहाँ पर जो डील हुआ था 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था। जब ये डील हुआ था 2016 में, उस समय इस द्वीप का आकार था 38,000 स्क्वायर मीटर, लेकिन अब इस द्वीप का आकार हो चुका है 1 लाख स्क्वायर मीटर। आखिर इस द्वीप का साइज कैसे बढ़ गया? तो देखिए, चाहे मालदीव हो या लक्षद्वीप हो, अगर जो द्वीप है उसके बगल का जो समुद्र है, उससे सटा हुआ जो समुद्र है, एक तो नीला समुद्र है, काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन समुद्र में उतना गहराई होता नहीं है। जो नज़दीक का समुद्र होता है द्वीप से सटा हुआ, तो वहाँ पर मिट्टी, बालू, कंक्रीट भरकर चीन के द्वारा क्या किया गया, द्वीप का जो आकार है फैदू फिनलो का, इसके आकार को ही बढ़ा दिया गया। और चूंकि यहाँ पर
उसने नेवल बेस भी अपना तैयार किया है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ कि 2013 से 18 के बीच चीन के द्वारा क्या किया गया। देखिए 2013 से 18 के बीच बहुत सारे चीनी प्रोजेक्ट को यहाँ पर आमंत्रण भी दिया गया। तो वैसे में अब चूंकि वहाँ इलेक्शन भी होना था 2018 में, चूंकि इनका शासनकाल 2013 से 18 था, तो 2018 के इलेक्शन के पहले अब्दुल्ला यमीन एकदम कंफर्म थे कि इलेक्शन में तो हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि चीन के द्वारा हमने यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी अब्दुल्ला यमीन इलेक्शन हार जाते हैं। अब ऐसा क्यों, तो ज़रा वो समझिए। देखिए चीन का प्रोजेक्ट यहाँ पर काफ़ी चल रहा था, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि भारतीय प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, भारतीय प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चल रहा था। लेकिन अब्दुल्ला यमीन के शासनकाल में भारतीय प्रोजेक्ट को बड़ा लिमिटेड कर दिया गया था। भारतीय प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बैकफुट पर था इनका जब शासनकाल था। लेकिन जो सबसे खास अंतर जो भारतीय प्रोजेक्ट और चीन के प्रोजेक्ट में होता है, जरा वो समझिए। देखिए चीन का कोई कंपनी यहाँ पर रोड का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो भी इंजीनियरिंग का मशीन वगैरह होगा, इंजीनियर वगैरह होगा, चीनी कंपनी अपना यहाँ पर लेकर जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, चाइना लेबर भी अपना लेकर जाता है। जबकि अगर भारतीय प्रोजेक्ट की बात करें कि भारत अगर कोई ब्रिज बना रहा है मालदीव में, या भारत के द्वारा किसी सड़क का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इंजीनियर तो भारत से जाएंगे, मशीन तो भारत से जाएगा। लेकिन जो लेबर यहाँ पर होंगे रोड बनाने में, जो लेबर चाहिए, लोकल लेबर को लिया जाता है। तो भारतीय प्रोजेक्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं मालदीव के लोकल लोगों को फायदा होता है, क्योंकि जो लेबर होता है वो मालदीव का होता है। किसी भी देश में अगर भारतीय प्रोजेक्ट अफ्रीका में लगा हुआ है तो जो लेबर होते हैं वो अफ्रीका से लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे उस देश के लोगों को फायदा होता है। क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय प्रोजेक्ट था उससे मालदीव के आम लोग लाभान्वित हो रहे थे। इस वजह से ही जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ 2018 में, अब्दुल्ला यमीन की हार होती है और भारत समर्थित जो पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका जीत होता है, क्योंकि भारतीय प्रोजेक्ट से वहाँ के आम लोग लाभान्वित हो रहे थे। दोस्तों आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से चीन के द्वारा यहाँ पर और क्या क्या किया गया। 2021 में एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ RT-PCR। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि 2020 में लॉकडाउन था, 2021 में लगभग टूरिज्म स्टार्ट हो चुका था। भारत के टूरिस्ट फिर से मालदीव जाना स्टार्ट कर दिए थे। देखिए खेल क्या किया जा रहा था, क्या खेल खेल रहा था चीन। ये है कोचिन एयरपोर्ट, यहाँ पर नेवल बेस भी है। कोचिन एयरपोर्ट से माले की जो दूरी है, फ्लाइट डिस्टेंस यानी हवाई जहाज को पहुंचने में जो समय लगता है, लगभग 1.5 घंटे का। अगर 2021 की बात करें तो RT-PCR जांच एक बहुत ही नॉर्मल सा बात था और बिना RT-PCR जांच के कोई भी टूरिस्ट एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता था, क्योंकि उस समय कोरोना फैलने का इस तरह से डर था। तो ये कोचिन है, कोचिन शहर है, यहाँ पर भारतीय नेवी का बेस भी है जो भारत के सुरक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोचिन हवाई अड्डे से टूरिस्ट उड़ान भरने के लिए यहाँ पर हवाई अड्डा पर आते हैं। उनका कोविड जांच हुआ, कोविड के लिए चूंकि RT-PCR जांच होता है, RT-PCR जांच जिसका नेगेटिव होगा उसी को परमिशन मिलता था कि अब ठीक है भाई तुम मालदीव घूमने जा सकते हो, माले जा सकते हो। मान लिया कि एक व्यक्ति हैं, इनका RT-PCR जांच हुआ, क्या इनका RT-PCR जांच हुआ कोच्चिन के हवाई अड्डे पे, वो नेगेटिव हुआ। ये आदमी भी खुश हो गया कि चलो भाई ठीक है, हमको तो अब जाने का परमिशन मिल गया, अब हम माले जा सकते हैं, मालदीव जा सकते हैं। इसके बाद ये फ्लाइट में चढ़ते हैं, ये माले पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इमिग्रेशन के अधिकारी हैं, हवाई अड्डे के अधिकारी हैं और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए कुछ ऑफिशियल हैं। इस व्यक्ति का यहाँ पर जब हवाई अड्डा पर यह व्यक्ति उतरता है, इस व्यक्ति का यहाँ पर फिर से कोविड जांच होता है। अब यहाँ पर जो RT-PCR जांच होता है कोरोना का, वो रिपोर्ट आ जाता है क्या, पॉजिटिव, यानी कि 1.5 घंटा में इस व्यक्ति को फिर से कोरोना हो जाता है। ये क्या था, ये क्या हो रहा था? देखिए चीन के द्वारा इस तरह का एक पैतरा आजमाया जा रहा था। दोस्तों चूंकि मालदीव में छोटे छोटे बहुत सारे आइसलैंड हैं, मतलब लगभग 1200 के आसपास, और बहुत सारे आइसलैंड प्राइवेट भी हैं। बहुत सारे जो आइसलैंड है अब्दुल्ला यमीन का पर्सनल भी है और अब्दुल्ला यमीन के पार्टी के जो बड़े नेता है उनका भी है। चूंकि मैं बात कर रहा था एक व्यक्ति का जो टूरिस्ट के रूप में 2021 में यहाँ आ रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ पहुँचते हैं। जब वो यहाँ पहुँचते हैं माले हवाई अड्डा पे, तो इनसे ये पूछा जाता है कि आपको कहाँ पे जाना है, किस आइसलैंड में जाना है, किस रिजॉर्ट में जाना है, किस होटल में जाना है। अगर ये व्यक्ति किसी ऐसे होटल या ऐसे रिजॉर्ट या रेस्टोरेंट या आइसलैंड का नाम लेता है जो अब्दुल्ला यमीन या इसके पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, तो उसका जो रिपोर्ट है उसको पॉजिटिव बता दिया जा रहा था। चूंकि ये पॉजिटिव हो चुका था, चूंकि ये घूमने भी आया है, तो ये तो उस रिजॉर्ट में या उस होटल में या उस आइसलैंड पर तो जाएगा, लेकिन
अब वो 14 दिन रहेगा। वो व्यक्ति कहाँ पहले 2-3 दिन के लिए घूमने आया था, अब वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाएगा। पहले जहाँ वो 2-3 दिन का पैसा देता, अब वो 14 दिन का पैसा देगा। तो इस तरीके से ठगी का काम किया जा रहा था अब्दुल्ला यमीन के पार्टी के द्वारा। चूंकि 2021 में अब्दुल्ला यमीन का सरकार नहीं था, लेकिन उसके पार्टी के द्वारा इस तरह का ठगी का काम हो रहा था। अब आप कहिएगा कि अब्दुल्ला यमीन का तो सरकार नहीं था, उसको बैकडोर सपोर्ट चीन का दिया जा रहा था, क्योंकि 2013 से 18 का जो शासनकाल था, इस दौरान ही मालदीव के सिस्टम में चीन का एंट्री हो चुका था। तो इस तरीके से ठगी का काम हो रहा था। और ये जो ठगी हो रहा था, तो इससे फायदा किसको हो रहा था 2021 में? फायदा हो रहा था अब्दुल्ला यमीन के पार्टी को, क्योंकि अब्दुल्ला यमीन जेल में थे। 2019 में इनको जेल हो गया था, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वजह से फायदा तो इन्हीं को हो रहा था, इनके पार्टी को हो रहा था, पीपीएम को फायदा हो रहा था। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 2022 योग दिवस। चूंकि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, और जो भी भारत के बाहर जो भी देश है, वहाँ पर भारत के जो हाई कमिश्नर होते हैं, जो हाई कमीशन होता है, उसके द्वारा योगा डे का आयोजन कराया जाता है। मालदीव में भी 2022 में योगा डे का आयोजन होने वाला था। तो इसके लिए बाकायदे एक स्टेडियम को किराया पर लिया गया। क्या? एक स्टेडियम को किराया पर लिया गया और वहाँ पर ये आयोजन होने वाला था। लेकिन इसी बीच चीन के द्वारा क्या किया गया? चीन के द्वारा कुछ इस तरह का साजिश किया गया कि ये जो आयोजन होना था स्टेडियम में योग दिवस का, मालदीव में वो नहीं हो पाया। आखिर क्या किया चीन ने कि ये सक्सेस नहीं हो? देखिए, 2022 की बात हो रहा है। 2022 में सरकार किसका था? इब्राहिम सोलेह का, यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मालदीव है उसका सरकार था। यहाँ पर चीन किसको सपोर्ट करता है? चीन सपोर्ट करता है अब्दुल्ला यमीन की पार्टी पीपीएम को, यानी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। तो किस तरीके से ये प्रोग्राम कैंसिल होने में चीन का हाथ है वो समझिए। जो पीपीएम पार्टी है, क्या पीपीएम पार्टी है, और इसके जो भी लोग हैं उसको चीन के द्वारा, चूंकि भारी भरकम फंडिंग पहले से भी दिया जा रहा था, 2022 में इसको और फंडिंग दिया गया। और पीपीएम पार्टी से ये कहा गया कि आपके कार्यकर्ताओं को स्टेडियम के बाहर पहुंचना है बैनर लेकर भारी भरकम मात्रा में, और उस पर यह लिखना होगा, वो जो बैनर है उस बैनर पर यह लिखा हुआ होना चाहिए, योगा इज एंटी इस्लाम। क्या? योगा इज एंटी इस्लाम, उस बैनर पर आपको लिखना होगा। और इस तरीके से ऐसा हुआ भी, चूंकि चीन के द्वारा पीपीएम को भारी भरकम पैसा दे दिया गया। तो स्टेडियम के बाहर जो पीपीएम पार्टी के लोग हैं वो हाथों में ऐसा बैनर लेकर पहुंच जाते हैं, योगा इज एंटी इस्लाम। इस बीच पुलिस भी पहुंचती है, काफ़ी भगदड़ भी हो जाता है, और फाइनली योगा दिवस का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एंटी इंडिया कैंपेन मालदीव में चलाने का प्रयास चीन के द्वारा किया गया। अब देखिए, ये जो योगा इज एंटी इस्लाम इस तरह का स्लोगन लेकर वहाँ पर लोग पहुँच रहे थे चीन के कहने पे, तो इससे क्या हो रहा था? इस तरीके से यहाँ पर भारत विरोधी एक माहौल तैयार किया जा रहा था। दोस्तों, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल है 2023 का। DRS मीडिया मालदीव में ये काफ़ी पसंद किया जाने वाला मीडिया हाउस है, इसके फॉलोअर काफ़ी हैं। तो DRS मीडिया में क्या हुआ? DRS मीडिया को चीन के द्वारा भारी भरकम पैसा खिलाया गया, और DRS मीडिया से ये कहा गया कि अब तुमको भारत विरोधी खबरों को चलाना है। देखिए, चूंकि इंडिया आउट अभियान भी इसी दौर में चल रहा था। इंडिया आउट अभियान को समझने के पहले आप ये समझे कि मालदीव में अभी भी भारतीय सेना के 75 जवान तैनात हैं। वो क्यों तैनात है? तो 2 वजहों से भारतीय सेना के 75 जवान मालदीव में तैनात है। पहला कारण यह है कि मालदीव को सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा भारत के सुरक्षा के लिए भी भारतीय सैनिकों का यहाँ पर रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मालदीव की सेना है उसको ट्रेनिंग देने का भी काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। इस वजह से ही भारतीय सेना के 75 जवान की तैनाती यहाँ पर है। इंडिया आउट कैंपेन का मतलब यही हुआ कि जो 75 भारतीय सेना के जवान मालदीव में तैनात है, भारत सरकार उनको वापस बुला ले। ये जो अभियान था मोहम्मद मुइजू की पार्टी पीपीएम यानी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसको चाइना के द्वारा बैकडोर सपोर्ट दिया जा रहा था। चलिए, हम बात कर रहे थे कि 2023 में DRS मीडिया के सहायता से किस तरीके से चीन मालदीव के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था। चूंकि DRS मीडिया को चीन के द्वारा काफ़ी भारी भरकम पैसा खिला दिया गया था। देखिए किस तरह का खबर चला रहा था DRS मीडिया। थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये बताया कि जो अब्दुल्ला यमीन है, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जो 2018 में इलेक्शन हार गए थे, अब्दुल्ला यमीन को 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या? अब्दुल्ला यमीन को भ्रष्टाचार के मामले में 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया था इब्राहिम सोलेह के सरकार के द्वारा।
अब DRS मीडिया में कुछ इस तरह का खबर चल रहा था कि अब्दुल्ला यमीन के गिरफ्तारी में भारत की सरकार का हाथ है, भारत का जो PMO है, इस तरह का खबर चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो भारत का है उसके कहने पर ही अब्दुल्ला यमीन को गिरफ्तार किया गया है। तो कुछ इस तरह का खबर DRS मीडिया के द्वारा मालदीव में चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, DRS मीडिया का एक मालदीवियन जर्नल भी है। जर्नल का मतलब होता है रिसर्च पेपर, और ये एक झूठा रिसर्च DRS मीडिया के मालदीवियन जर्नल के द्वारा पब्लिश किया गया, यानी कि एक पूरा झूठा कहानी प्रस्तुत किया गया कई पन्नों का, और उसके माध्यम से भी लोगों को बरगलाया गया, मालदीव के लोगों का ब्रेन वॉश किया गया और भारत विरोधी माहौल तैयार किया गया। इतना ही नहीं, जब इलेक्शन नज़दीक था, चूंकि सितंबर 2023 में वहाँ पर इलेक्शन हुआ, जब इलेक्शन नज़दीक था तो उस दौरान लगभग डेली 60,000 से भी ज़्यादा ट्वीट और रिट्वीट हो रहे थे चीन के फेवर में और भारत के खिलाफ में। ये सब कुछ पेड था, ये सब कुछ पैसा खिलाकर कराया जा रहा था। दोस्तों, चूंकि थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि फायदो फिनलो आइसलैंड पर चीन के द्वारा अपना नेवल बेस बनाया गया है, तो क्या भारत ने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है? तो भारत ने भी किया है। भारत ने क्या किया है, चलिए वो देखते हैं। मालदीव का जो कैपिटल है माले, चूंकि उसके ऊपर है FF आइसलैंड, और उससे भी और ऊपर एक और आइसलैंड है जिसका नाम है मकुनुधु। यहाँ पर भारत और मालदीव ने एक ज्वाइंट प्रयास शुरू किया है। वो ज्वाइंट प्रयास क्या है? ये है ज्वाइंट ओशन ऑब्जर्वेशन स्टेशन, यानी ओशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्टेशन का यहाँ पर निर्माण किया गया है मालदीव के मकुनुधु आइसलैंड पर। तो भारत का भी उपस्थिति यहाँ पर है, और चूंकि 75 सैनिक तो भारत के हैं ही, तो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत ने यहाँ पर ज्वाइंट ओशन ऑब्जर्वेशन स्टेशन भी स्थापित किया है, जिसमें मालदीव की भी भागीदारी है। इसके बाद आप ये समझें कि मालदीव आखिर चीन के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। चूंकि चीन का जो 80% क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है वो इसी रास्ते से मिडिल ईस्ट से आता है। चूंकि ये इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जिस तरीके से रोड का निर्माण होता है, जिस तरीके से हवाई जहाज जब चलता है तो उसका भी एक रूट होता है, उसी तरीके से समुद्र में भी रूट होता है। ये जो सी ट्रेड रूट है चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मालदीव से गुजरता है और श्रीलंका के नीचे से क्रॉस होता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चीन अपने यहाँ जितना भी क्रूड ऑयल और गैस लाता है उसका 80% इसी रास्ते से गुजरता है। इस वजह से भी मालदीव का जो लोकेशन है चीन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मालदीव इसलिए भी चीन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मालदीव के बगल में है भारत, और आज के तारीख में भारत भी तेजी से उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है और चाइना का कंपटीटर है। दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं कि भारत नेपाल के बीच आखिर जो संबंध हैं वो पिछले कुछ वर्षों में आखिर उसमें गिरावट क्यों आया, उसके पीछे क्या वजह है। देखिए, अगर मालदीव की बात किया जाए, सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें चल रही हैं कि मालदीव को एकदम मालदीव का बहिष्कार कर देना चाहिए, बायकॉट मालदीव। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। देखिए, नेपाल के एग्जाम्पल से आप समझिए कि जब नेपाल के प्रति भारत के द्वारा कुछ ही कड़ा रुख अपनाया गया, उसके बाद भारत नेपाल के संबंधों में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। तो क्या हुआ है भारत और नेपाल के बीच संबंधों में, क्यों गिरावट आया, उसको अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि वहाँ से सबक लेने की आवश्यकता है और मालदीव के खिलाफ बहुत बड़ा कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन कड़ा एक्शन किसके खिलाफ? जिन 3 मालदीव के मंत्रियों ने भारत और भारत के सरकार के खिलाफ जो बयानबाजी किया है, भारतीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बयानबाजी किया है, उन 3 मंत्रियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए मालदीव के कोर्ट के द्वारा। भारत सरकार ऐसा प्रेशर दे मालदीव पर कि उन पर कार्रवाई किया जाए। ये सबसे सटीक रास्ता है। ये रास्ता नहीं है कि मालदीव के साथ अपने संबंधों को ही खराब कर लिया जाए, मालदीव को चीन के पास जाने के लिए छोड़ दिया जाए। ये सही तरीका नहीं है। देखिए, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ नेपाल का, वो इसीलिए दे रहा हूँ कि नेपाल के प्रति भारत ने थोड़ा सा ही कड़ा रुख अपनाया, तो उससे क्या हुआ? उसके कारण नेपाल चीन के ज़्यादा नज़दीक होता चला गया। चलिए समझते हैं कि आखिर भारत सरकार के द्वारा ऐसा क्या किया गया कि नेपाल चीन के ज़्यादा नज़दीक गया है पिछले कुछ वर्ष। ये है नेपाल, भारत का पड़ोसी देश, और नेपाल का ये जो हिस्सा है ये तराई भाग है। यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर बिहार है। अगर नेपाल के तराई हिस्सा की बात किया जाए, यानी नेपाल का वो हिस्सा जो भारत के सीमा पर है, बिहार और यूपी के नज़दीक है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको मधेसी कहा जाता है। इनका भाषा, इनका नैन नक्श, पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एकदम बिहार और यूपी के लोगों जैसा ही है। ये लोग मधेसी है। नेपाल की अगर बात किया जाए तो जो नेपाल का पॉलिटिकल ढांचा है वहाँ पर पहाड़ी लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ये पहाड़ी लोग हैं,
जैसे ही नेपाल में आप उत्तर की तरफ जाते हैं तो उधर पहाड़ शुरू होता है, तो वो पहाड़ी रीजन के लोग हैं, तो वहाँ के राजनीति में वहाँ के लोगों का इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेपाल की सरकार से ये कहा गया था, चूँकि 2015 में वहाँ नया संविधान भी बना था, तो संविधान बनने के पहले भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि मधेशी लोगों का जो प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन नेपाल की सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉकेज का एक दौर शुरू हो जाता है। ब्लॉकेज कहने का मतलब क्या हुआ, जो भारत के तरफ से ईंधन जाता है यहाँ पर, या भारत के तरफ से जो भोजन वगैरह जाता है वो बंद होने लगा। अब वो क्यों बंद हुआ उसको लेकर बहुत तरह की बातें होने लगी थी। अगर बहुत सारे मीडिया हाउसेस की बात करें तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस का ये कहना है कि ये जो ब्लॉकेज है, यानी कि भारत की तरफ से जो अनाज, ईंधन, पेट्रोलियम नेपाल की तरफ जाता है वो बंद हो गया, ये भारत सरकार ने करवाया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इनकार किया गया कि हमने ऐसा नहीं किया। देखिए, आपको ये बात भी समझना होगा कि नेपाल के अगर ऊपर की बात किया जाए तो ये पूरा का पूरा पहाड़ है, तिब्बत का पठार है, यहाँ तिब्बत है, यानी इधर से कुछ आना यहाँ बहुत मुश्किल है, ना के बराबर। अगर नेपाल में किसी दूसरे देश से भी कुछ आता है तो वो भारत के रास्ते ही आता है, और ये ब्लॉकेज एक लंबा समय तक रहा था। तो जिस वजह से नेपाल में भारत विरोधी मानसिकता तैयार हो गया था। नेपाल के लोगों का ये विचार था कि ये सब भारत के सरकार के द्वारा ही कराया गया।